दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं इस देश के अखंड भारत के निर्माता। लोग कहते हैं अखंड भारत, लेकिन वो कौन सा अखंड भारत? तो मैं बात कर रहा हूं, एक समय था इतिहास में जब भारत ये हमारा 16 महाजनपदों में विभक्त था। उन 16 महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोकर माला कैसे बनती है, एक एक पुष्प को धागे में पिरो करके एक माला बनाई जाती है। ठीक उसी तरह से जो 16 महाजनपद थे, जिनके अलग अलग राजा थे, उन सब राजाओं के साथ संधि करके उन सबको एक सूत्र में पिरो करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक राष्ट्र का निर्माण किया। ऐसे राष्ट्र विधाता, राष्ट्र निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगा। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य, कहते हैं ना, इतिहास में आज कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, बहुत प्रचलन में है। क्योंकि भारत के इतिहासकार तो गुलामी की चाशनी में डूब करके लिख देते हैं। भारत के जो इतिहासकार हैं गुलामी की चाशनी में ही डूबे रहते हैं, कभी सत्ता की, कभी राजा महाराजाओं की। तो उन्होंने इस चाशनी में डूब करके ही लिख दिया कि जो जीता वही सिकंदर। जबकि भारत से बाहर जो यूनान के लेखक हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा, बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन भारत के इतिहासकार बेचारा लिखना भूल गए। भारत के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। भारत के इतिहासकार क्या लिखते हैं? जब उनको लगा कि पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने लिख दिया, अब मजबूरी है मेरी लिखना, तो भारत के इतिहासकारों ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक जो है वो चाणक्य ने बनाया। और जब चाणक्य का इतिहास खोजते हैं तो चाणक्य के न जन्म का पता चलता है, न मृत्यु का पता चलता है। चूंकि भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सर ने इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बातों को रखा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बस मैं इतना कहना है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं था, क्योंकि अशोक के जितने शिलालेख हैं, अगर आप उनको देखेंगे, वहां कहीं भी चाणक्य का जिक्र है नहीं। अगर भाषा की बात करेंगे तो तथागत बुद्ध के समय पाली प्राकृत भाषा थी इस देश की। अशोक ने अपने शिलालेख जो लिखवाए हैं वो भी पाली प्राकृत में लिखवाए हैं, धम्म लिपि में लिखवाए हैं। जो दो भाषीय लेख लिखवाए उन्होंने अरमेकी में लिखवाए हैं। तो अशोक के समय भी ये भाषा थी नहीं, और अशोक और बुद्ध के बीच का जो गैप है उसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। तो उनके समय भी धम्म लिपि थी, पाली प्राकृत थी। और चाणक्य का पूरा साहित्य जो है वो मिलता है संस्कृत में। और मौर्य काल के समय संस्कृत का एक भी अभिलेख आप दिखा दीजिए, उस समय संस्कृत भाषा थी नहीं। अगर चलन में होती तो अशोक जब यूनानी भाषा में लेख लिखवा सकते हैं, दूसरी भाषाओं में जब अशोक लेख लिखवा सकते हैं, अभिलेख लिखवा सकते हैं, तो संस्कृत में क्यों नहीं लिखवाया? कोई भी भाषा तब यूज की जाती है, जैसे आप अभी भारत चले जाइए, भारत के किसी भी स्टेशन पे चले जाइए आप, तो वहां पे उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो भाषा चलन में है। आपको सबसे पहले ऊपर हिंदी मिल जाएगी, उसके नीचे आपको अंग्रेजी मिल जाएगी, और कहीं कहीं उर्दू मिल जाएगी, या दूसरे प्रांतों में चले जाएं तो जो वहां की स्थानीय भाषा है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ऐसे मिल जाएगी। क्योंकि उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो भाषा चलन में होती है। तो अशोक के शिलालेखों में जहां भी चर्चा हुई, उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो भाषा उस समय चलन में थी। अब संस्कृत अगर चलन में होती तो उसको उसमें भी लिखवाए जाते। लेकिन इतना बड़ा शासन था सम्राट अशोक का, 84,000 स्तूप अभिलेख लिखवाए उन्होंने, कहीं एक भी संस्कृत का मिला नहीं। इसका मतलब है कि संस्कृत उस समय, अशोक के समय की भाषा नहीं है। तो जब संस्कृत अशोक के समय की भाषा नहीं है, तो फिर चाणक्य संस्कृत कैसे बोलते थे? इंडिका ने, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा। सोचिए कि 200 पन्नों की बुक में एक जगह भी चाणक्य का जिक्र ही नहीं आया। अब जो व्यक्ति राजदूत है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने सारी चीजों का वर्णन किया है चाणक्य को छोड़ के। तो कोई चाणक्य से विशेष दुश्मनी थोड़ी थी। असल में चाणक्य के भाषी कोई साक्ष्य मिलते नहीं है, संस्कृत भाषा उनकी थी, शिलालेखों में कोई जिक्र नहीं है। और जो तीसरी बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि अगर संस्कृत उस समय बोली जाती थी
तो भारत का वो कौन सा भूभाग था? कोई तो एक ऐसा भूभाग रहा होगा ना, जैसे आज के समय में देखेंगे बंगाल में बंगाली है, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, उड़ीसा में उड़िया है। तो कोई तो हिस्सा रहा होगा, कोई तो भूभाग रहा होगा जहाँ संस्कृत बोली जाती होगी। उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय संस्कृत भाषा चलन में नहीं थी। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चलिए, मैं बात कर रहा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, चूंकि उनकी जयंती पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, 345 ईसा पूर्व। सबसे पहले जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो माता पिता थे वो कौन थे। तो उनके पिता का नाम चंद्रवर्धन था और उनकी माता का नाम धम्म मौर्य था। 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है और जन्म भी होता है विषम परिस्थितियों में, चूंकि एक युद्ध में इनके पिताजी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद इनकी माताजी गर्भावस्था में होती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य गर्भ में होते हैं और उस समय वो नदी को पार करके एक दूसरे कबीले में, दूसरे राज्य में जाकर के आश्रय लेती हैं और वहां पे ऐसे लोगों के बीच में रहती हैं जो पशुपालन का काम करते हैं। उस परिवार में, उस कबीले में जाकर के वो रहती हैं और उन्होंने अपनी पहचान को छिपाया। माँ धम्म मौर्य ने अपनी पहचान को छिपाया, बिल्कुल पहचान अलग रख करके अपनी उन्होंने वहां पर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है उन्होंने उसी तरह से दिया, एक सम्राट वाली। और आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का जो लोहा है वो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। इस वीडियो में मैं उनकी बात करूंगा, प्रश्न और उनके उत्तर भी मैं दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन ऐतिहासिक जानकारियां छोटे वीडियो में नहीं होती हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा, तो ध्यान से देखिएगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था, किस चीज का बना था? तो इसका जवाब है लकड़ी का महल उन्होंने बनाया था। बुलंदी बाग, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, कहाँ हैं? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान पटना जिसको कहते हैं, वहां पर है वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी नाम, यूनान में उनको किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने जैसे पहले कहा कि भारत के इतिहासकार नहीं, लेकिन यूनान के इतिहासकार उनका गुणगान करते हैं। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये सब उनके यूनानी नाम है। यूनान में इस नाम से उनको जाना जाता है। वह इतिहासकार जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चूंकि भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि सेंड्रोकोटस कौन है, तो एक इतिहासकार थे विलियम जोन्स, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि यूनान के लेखक जिनको सेंड्रोकोटस कहते हैं, भारत में वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं और भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ही यूनान में सेंड्रोकोटस के नाम से जाने जाते हैं। ये इतिहासकार हमको उन्होंने बताया, विलियम जोन्स ने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनका जो राज्याभिषेक है, राज्यारोहण की तिथि क्या है? वो 322 ईसा पूर्व उन्होंने जो राजसत्ता है, राज्यारोहण है, वो उनका, जिसको आज की भाषा में कहते हैं कि उन्होंने सत्ता पर बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके या शासन पर बैठ करके शासन चलाना शुरू किया। राज्यारोहण उस समय कहा जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक राज्य किया? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, लगभग 24 वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया। वे ग्रंथ जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य को खत्ती, आज एक छत्री चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कहते हैं कि छत्री, लेकिन असल में उस समय पाली भाषा थी और पाली भाषा में छा शब्द नहीं है, तो खत्ती वंश कुल का बताया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों का जब आप अध्ययन करेंगे तो चंद्रगुप्त को खत्ती बताया गया है। इस यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का उल्लेख किया है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भारत के इतिहासकार जो डरते हैं जिनका नाम लेने में, तो सिकंदर, बहुत सारे लोग कहते हैं सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुठभेड़ नहीं हुई, लेकिन जस्टिन कहते हैं कि भेंट तो हुई थी, साथ में दो हाथ भी हुए।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी छाती पर बैठ करके उसको मारा और यहां से जाकर के बेबीलोन में वो सिकंदर की मौत हो गई। जस्टिन कहते हैं, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? इसकी मैं बात कर रहा था। 16 महाजनपदों में विभक्त भारत को एक सूत्र में पिरोया चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया? उत्तर है सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनानी था, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर बना। वो उसने अपनी बेटी हेलेना के साथ में शादी किया। वह राजदूत जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा, वो मेगास्थनीज था, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। आज हमको लगता है कि हम विदेशों में एम्बेसडर भेज दे रहे हैं, भारतीय दूतावास दूसरे देशों में है। ये कोई नई परंपरा थोड़ी है, ये परंपरा उस समय की है, मौर्य काल की है। उस समय वो राजदूत भेजते थे और दूसरे देशों के राजदूत भारत में आते थे। ये नई परंपरा नहीं है। अगर आपको नहीं पता है, करेक्ट कर लीजिए अपनी जानकारी। राजदूतों की जो नियुक्ति थी वो मौर्य काल की देन है। इतिहास के पन्नों को खंगालिए, फर्जी के इतिहास चक्कर मत पड़िए। जो वास्तविक इतिहास है इस देश का, उसको जानिए। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उसका सही उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपली वन के मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर है बुद्ध धर्म। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस एंड एंडोकोटस कहा। इसका अर्थ क्या है? किले वाला पुरुष। एंडोकोटस में दो शब्दों का मेलजोल है। एंडो ग्रीक और कोटस प्राकृत का शब्द है। ग्रीक में एंडो का अर्थ पुरुष, प्राकृत में कोटस का अर्थ किले वाला होता है। एंडोकोटस का अर्थ किले वाला पुरुष हुआ, अर्थात राजमहल वाला पुरुष हम कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किला पुरुष यूं ही नहीं कहा। पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी थी कि पक्षी भी पर नहीं मार सके। किलेबंदी को देखकर मेगास्थनीज चकित थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी। दीवार के बीच में मोटे मोर्चे बने थे और चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 64 दरवाजे और 570 बुर्ज थे। तो सोचिए, आपकी इतनी जबरदस्त किलेबंदी थी। दूसरे शासक आक्रमण के बारे में मगध पर, पाटलिपुत्र पर सोच भी नहीं सकते थे। मौर्य काल में स्वर्ण सिक्के कहलाते थे निष्क और सुवर्ण। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था मौर्यकालीन समाज में। उस समय विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह होने की परंपरा थी। हालांकि बाद में इसको बंद किया गया। लोगों ने सती प्रथा चालू किया इस देश में। इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा यह प्रथा चालू किसने किया। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुनर्विवाह का प्रचलन था। वह समाज जिसमें अंतरजातीय विवाह की प्रथा प्रचलित थी, वह समाज था मौर्य समाज। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद हेलेना के साथ शादी करके सबसे पहले भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह क्षेत्र जिसमें सर्वप्रथम मौर्यकालीन पत्थर का प्रयोग किया गया था वह है कला का क्षेत्र। 150 ईस्वी में लिखित रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, जहाँ पे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की चर्चा होती है, वहाँ पर जो सुदर्शन झील है उसकी चर्चा होती है। और इससे इस बात का प्रमाण है कि यह पुरातात्विक तौर पर भी 100% सिद्ध हो चुका है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पाली प्राकृत जो है संस्कृत भाषा से ज़्यादा प्राचीन है। तो इतना गौरवशाली इतिहास इस देश का, इतने महान शासक जिन पर बात होती नहीं, और बात होती है उन पर जो हम कह सकते हैं छुटभैया राजा, जिनके जो शासन की जो सीमा थी, जिस भूभाग पर वो शासन करते थे, वर्तमान में एक जिले के बराबर शासन था जिनका। वैसे लोग इस देश में, उनका इतिहास बताया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे लोग मुगलों के दरबारी थे, उनको महान बताने का सिलसिला जारी हुआ इस देश में, उन पर चर्चा खूब हो रही है। ऐसे बहुत सारे शासकों की बात हो रही है जो छोटे छोटे भूभाग पर जिनका शासन था। हम आज की भाषा में कह सकते हैं जिनको छुटभैया राजा कहते थे।
वैसे लोगों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस देश के जो असली नायक थे, जो असली वास्तविक जिसको कहते हैं वास्तविक जो इतिहास, वास्तविक जो नायक थे इतिहास के, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने इस देश को निर्माण किया। सोचिए कि जब 16 महाजनपद थे तो भारत कहाँ था? तो महाजनपदों के नाम से जाना जाता होगा यह देश। उन 16 महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोया, एक राष्ट्र का निर्माण किया, उसके बाद ही इस देश का नाम भारत पड़ा ना। उसके पहले तो महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में कहीं भारत का जिक्र नहीं। तो ऐसे महान नायक, राष्ट्रनायक, राष्ट्रविधाता इसलिए भी कह रहा हूं, उन्होंने इस पूरे राष्ट्र का विधान किया और इस देश को एक बार नहीं सैकड़ों बार विदेशी आक्रांताओं से बचाया। सिकंदर का जिक्र है, ऐसे सिकंदर जैसे बहुत सारे विदेशी आक्रांता हैं जिनको बचाया, जिनको मार भगाया। तो ऐसे विदेशी आक्रांताओं से भारत को बचाने वाले भारत के, मैं कह सकता हूं कि पहले क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को बचाया। और सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह उन्होंने किया। और आज हम जो जीटी रोड देख रहे हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड देख रहे हैं, जो 4 देशों को जोड़ती है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 4 देशों को जोड़ती है। आज पूरे देश में अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, लेकिन उस सड़क को किसने बनवाया? आज हम जो है सड़कों के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। सोचिए कि उन्होंने उस समय इतना सोचते थे कि भाई अगर दूसरे देशों के साथ संबंध रहेंगे या व्यापार को बढ़ावा देना है तो सड़कों का निर्माण जरूरी है। उन्होंने उस समय रोड बनवाया, जिसको आज जीटी रोड कहते हैं, वो ग्रैंड ट्रंक रोड अंग्रेजों ने उसका नाम दिया। इसके पहले शेरशाह ने उसका परिवर्तन किया और सबसे पहले जाके देखेंगे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। तो ऐसी पूरे भारत की जो व्यवस्था है, पूरे भारत की, पूरा भारत जो हम देख रहे हैं, जो अखंड भारत जो कहते हैं, उसका निर्माण तो उन्होंने किया। इसके लिए उनको अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। शासक बहुत से आए, उनके पहले भी उनके बाद भी आए और गए, लेकिन किसी ने वहां तक नहीं सोचा। और फिर उनकी अगली पीढ़ी के शासक सम्राट अशोक जब आए तो उन्होंने फिर उन्हीं व्यवस्थाओं को आगे की सड़क के किनारे, जो सड़क बनी थी उसके किनारे पेड़ों को लगवाना, कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना, फलदार छायादार वृक्ष लगवाना, बहुत सारी चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, हम इस देश के असली नायक, असली शासक, वास्तविक नायक, उनको जानें, उनको समझें, उनके इतिहास को समझें। और आप सबने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः आप सबको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। सन 2025 में उनकी जयंती जो है, चूंकि उनकी जयंती वैशाख महीने के प्रथम पक्ष अष्टमी को होती है, तो 2025 में 21 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो आप सब अपने अपने स्तर से भारत के वास्तविक नायक, महानायक, राष्ट्रविधाता, राष्ट्रनायक की जयंती को मनाएं। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय सम्राट, जय भारत।